नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री हितेश वाजपेयी साहब। हितेश वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हितेश जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के पटल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपने भारतीय जनता पार्टी को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया, रतलाम झाबुआ की हार के बाद कांग्रेस कह रही है कि उस प्रस्तुतिकरण में, उस आभा मंडल में बहुत बड़ी कमी आ गई। आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, चुनाव में जो हार जीत होती है जी। इसमें यह नहीं नकारा जा सकता कि परसेप्शन का रोल नहीं होता है, जिसको हम धारणा बोलते हैं। और परसेप्शन बनाने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पर परसेप्शन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रू परसेप्शन, एक होता है फॉल्स परसेप्शन, एक होता है फॉल्स परसेप्शन में 2 हो गए, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। यानी कि जो है वह अच्छा है और दिख रहा है, जो है वो अच्छा है पर नहीं दिख पा रहा है, जो दिख रहा है खराब दिख रहा है वो है नहीं पर खराब जा रहा है। तो इस प्रकार की 4 अवधारणाएं हम कह सकते हैं कि मीडियम के माध्यम से क्रिएट होती हैं। और मैं इस बात को पहले भी कहता आया हूं कि हमारी जो एक डिकोडिंग ऑफ द मैसेज था गवर्नेंस को लेकर, विकास की राजनीति को लेकर, हमें लगता है कि स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं उस डिकोडिंग को करने में जो बूथ और नगर केंद्र, ग्राम केंद्र पर हमारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो शायद उसमें बहुत कामयाब नहीं हो पाए। और ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होती है, कम्युनिकेशन के लिए एक टफ ऑडियंस होती है, इससे नकारा नहीं जा सकता। तो कम्युनिकेशन की चुनौतियां होती हैं। जी, कांग्रेस वैसा ही कुछ परसेप्शन जो है मैहर के चुनाव में देख रही है और मैहर के चुनाव में ये भी कह रही है कि जो नारायण त्रिपाठी जी हैं, जिनको कांग्रेस से आप भारतीय जनता पार्टी में लेकर आए हैं, जिनके लिए पहले, जिनके विरोध में सुर उठते रहे पार्टी से, अब उनके पक्ष में आप बात करेंगे तो जनता आप समझ चुकी है, जनता निश्चित रूप से नकारेगी। इतना दृढ़ विश्वास किस बात पे कांग्रेस? देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैहर में ऑडियंस या जो कहें हम, जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं मतदाता समूह, शहरी क्षेत्र का है। तो वो एक ट्राइबल क्षेत्र का था और ये शहरी क्षेत्र का है। शहरी क्षेत्र में कम्युनिकेशन आसान होता है और हम अपने नेता, नीति, नियत, इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक ग्राह्य बना पाते हैं। अब रहा सवाल नारायण त्रिपाठी जी का, तो नारायण त्रिपाठी जी वहाँ के एक ऐसे जननेता हैं जिनका अपना जनाधार है, चाहे वो बसपा से लड़े हों, चाहे कांग्रेस से लड़े हों, चाहे वो अब भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हों। निर्दलीय रूप से भी हम कह सकते हैं कि उनका एक जनाधार है, वो वहाँ पर वर्कर्स के बीच काम करते हैं, उनकी अपनी छवि है। और विभिन्न समय पर विभिन्न दलों से जुड़कर उन्होंने विजय भी इसी आधार पर प्राप्त करी है कि दलगत जो फॉलोअरशिप होती है वो जब उनके निजी वोट बैंक से जुड़ती है तो उसका लाभ मिलता है। लेकिन ये तो हो गया चुनावी समीकरण। लेकिन यदि आप देखें तो 2013 और 14 के चुनाव में वो विधानसभा चुनाव जीत चुके थे कांग्रेस से जीत के एमएलए बन चुके थे। उसके पश्चात देश में जो मोदी जी के पक्ष में माहौल था, उस माहौल को देखते हुए, उसको अप्रूव करते हुए वो मोदी जी के साथ मंच पर आए। यानी कि उन्होंने टिकट वापस नहीं किया, ना ही उन्होंने पलायन किया, उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते और उसके पश्चात वो मोदी जी के साथ जुड़े। कि नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे। तो जब वो उस भावना से जुड़े तो स्वाभाविक है कि हमारी वहाँ पर एक लोकसभा सीट बहुत इंपॉर्टेंट थी उनको प्रधानमंत्री बनाने में। हमने अजय सिंह जी को हराया और उनको हराने में नारायण त्रिपाठी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो हमारा भी कुछ दायित्व तो बनता है। और उन्होंने विचारधारा और हमारे नेता से प्रभावित होकर उस समय इतने साहस का परिचय, राजनीतिक साहस का दिया था। हो सकता है हम सरकार ना बना पाते, क्योंकि 14 में तो सरकार तब बनी नहीं थी, चुनाव का कैंपेन था। पर उन्होंने मंच पर आके उन्होंने अपने राजनीतिक साहस का परिचय दिया था। तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उनके साथ उसी रूप में खड़े हों जिस रूप में वो मोदी जी के साथ खड़े तो हुए। ये टिकट आपके राजनीतिक साहस का परिचय है, कांग्रेस कहती है ये प्रलोभन है। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस कभी हमारी तारीफ क्यों करेगी?
कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार से बाहर निकल के कभी नहीं आई। ना उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को माना, ना उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माना, और तो और छोड़िए महात्मा गांधी को भी नहीं माना। जिस महात्मा गांधी जी ने नमक को लेकर दांडी यात्रा निकाली थी और उस पर टैक्स खत्म करने की बात करी थी, कांग्रेस ने सबसे पहले सरकार बनने के बाद, नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उसी नमक पे टैक्स लगा दिया था। आज यदि हम जो ट्रिपल नेशन थ्योरी है, 3 देशों की जो उस समय विभाजन हुआ, उसको हम देखें तो कोई समर्थन में नहीं था। केवल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, उनके इस तुष्टीकरण के कारण पूरे देश को आज तक भुगतना पड़ रहा है। तो कांग्रेस जो है, मैं नहीं मानता कि किसी विचार को लेकर चलने वाली पार्टी, आइडियोलॉजिकल पार्टी है। कांग्रेस सत्ता के लिए बनी है और सत्ता के समीकरणों के हिसाब से वो अपनी बात को कहती है और करती है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस के एमएलए होने के बाद भी यदि चुनाव से पहले वो मोदी जी के साथ मंच पर आते हैं कि नहीं, मैं आपको जिताने में अपनी पूरी भूमिका अदा करूंगा, तो मैं इसको विचार प्रधान साहस ही कहूंगा। और जब जुड़ाव विचारधारा के आधार पर होता है नवीन जी, तो वो पक्का होता है, विश्वास का होता है। और हमारा भी फर्ज था कि हम उस विश्वास की, उनकी इस यात्रा को कायम रखें। प्रदेश से इतर अगर पूरे राष्ट्रीय पटल की बात करें तो बिहार में जो कुछ हुआ, कहीं ना कहीं एक विजय रथ रुक गया बिहार में जाके, और बिहार के चुनाव परिणाम ने देश में जो मोदी लहर है, इस प्रकार की बातें होने लगी कि मोदी लहर थम गई है, मोदी लहर रुक गई है। बिहार के चुनाव को मैं आपके दृष्टिकोण से जानना चाहूँगा। हार जीत एक अलग बात है, लेकिन बिहार के चुनाव में जिस प्रकार के नतीजे मिले, वो आपके लिए कैसे रहे? आप उनको किस तरीके से? देखिए, बिहार के नतीजे देश के सामने हैं और आज वहां पर एक सरकार है, पर मैंडेट किस प्रकार का है, और आपने जो बात कही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वहां क्या हुई, इसको समझना बहुत जरूरी है। लालू वहां पर लालटेन युग के पर्याय थे। उनको परास्त करके नीतीश जी और बीजेपी मिलकर गठबंधन बनाकर हमने लड़ा था, क्योंकि खाली बीजेपी भी नहीं लड़ पाती थी उनसे, उनके जंगल राज से, ना नीतीश बाबू लड़ पाते थे। दोनों की छवि अच्छी थी, नीतीश बाबू की छवि बहुत अच्छी थी, क्लीन इमेज थी। तो दोनों जब मिलकर लड़े तो नीतीश जी की सीटें थी 114 और बीजेपी की 90, और इस प्रकार वो मुख्यमंत्री बनते थे। अब किसी कारण से नीतीश जी को लगा होगा, या तो उनको किसी ने समझाया होगा कि बीजेपी के साथ ज्यादा लंबा नहीं चल सकते, तो उन्होंने ये रिस्क लिया। और जो साथी लंबे समय तक एक इलेक्टोरल बिजनेस को साथ साथ करते आ रहे थे ईमानदारी से, वो एन चुनाव के वक्त सेपरेट हुए, तो नुकसान तो होना ही था। और कैसा नुकसान हुआ? नीतीश जी जो 114 पर थे नवीन जी, वो कितने पर आ गए? 70 पर आ गए। हम जो 90 पर थे, हम 50 पर आ गए। वहीं लालू जी जो 22 पर होते थे, वो छीका किसके भाग का फूटा 2 लोगों की लड़ाई में, वो 80 पे पहुंच गया। कांग्रेस जो 8 पे होती थी, वो 22 पे आ गई। तो इसीलिए हमेशा आप ध्यान रखिए, इस देश में जब जब सज्जन ताकतें विभाजित होंगी तो दुर्जनों का राज तो आएगा। तो इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो अवसरवादी था, नजरें बिठाकर बैठे रहते। देश में अपने आप को कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी, देश की आजादी में योगदान देने वाली पार्टी, पूरे इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाली पार्टी, उसको क्या आप वर्तमान परिदृश्य में दुर्जनों के श्रेणी में रखते हैं? देखिए, ये तो तभी हो गया था जब नेहरू जी ने अपनी बेटी को आगे लाए। वो वंशवाद की पहली बेल उन्होंने वहां पर विकसित करी और पहला विभाजन हुआ कांग्रेस का। ये कांग्रेस कभी नहीं बताती। उनका 125 साल पुराना इतिहास किसका है? कांग्रेस का है, कांग्रेस आई का नहीं है। आप भी समझते हैं उसको बखूबी। जिस दिन नेहरू जी ने इंदिरा कांग्रेस अपनी बेटी के हाथ में सौंप दी थी, फिर इंदिरा कांग्रेस, उसके बाद संजय कांग्रेस हुई। संजय कांग्रेस आज आपकी सोनिया कांग्रेस है, और सोनिया कांग्रेस अभी असमंजस में है कि वो राहुल कांग्रेस बने कि प्रियंका कांग्रेस बने। तो ये तो वो नाम जरूर कांग्रेस का है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा है, एक असलम कांग्रेस है, एक गोयल कांग्रेस है। ये अभी जो यहाँ हो रहा है मध्य प्रदेश के पटल पे, तो क्या ये प्रेरणा है वहां से? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी परिवार को सच्चरित्र और विचार ही बांध कर रखता है। उसमें अलग अलग किरदार हो सकते हैं, लेकिन डोर प्यार की होती है। और कांग्रेस में हम देखें तो मोरालिटी ऑफ पॉलिटिक्स समाप्त हो गई है। ये सत्ता केंद्रित दल हो गया है, और सत्ता केंद्रित दल में भी एक बड़ा जो चेंज आया है नवीन जी, वो ये आया है
कि ये परिवार केंद्रित उनकी व्यवस्था हो गई, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और किसी परिवार का बच्चा राजनीति में आता है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक दल ही परिवार से चलता रहेगा सैकड़ों वर्षों तक, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। और यही कारण हुआ, ममता बनर्जी क्या कांग्रेस में नहीं थी, शरद पवार क्या कांग्रेस में नहीं थे। तो जितने लोग ऐसे थे जो स्वयंभू नेता थे, अच्छे बड़े नेता थे, कांग्रेस में थे, वो सब कांग्रेस से विलग हुए और उन्होंने अपने अपने दल बनाए। और यही कारण है कि वो सक्सेसफुल इन यात्राओं को पूरा कर रहे हैं। उनमें से भी जो लोग अपने बच्चों को दल सौंप रहे हैं चाबियां, वो समाप्त हो रहे हैं। जैसे कि अब आप मुलायम सिंह यादव का हश्र देखेंगे, क्योंकि ये देश हुक्मरानों को लोकतंत्र के रूप में तो देखना चाहता है, राजतंत्र के रूप में नहीं देखना चाहता। और आज कांग्रेस, हम कह सकते हैं कि लोकशाही के मुखौटे के पीछे राजशाही का ही उदाहरण बनकर रह गई है। कांग्रेस का ये पर्याय है आपके व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, लेकिन कांग्रेस जो कह रही है वर्तमान में मैहर के चुनाव में, इस बात को वो बखूबी जनता के सामने ले जा रही है कि जनता को प्रदेश सरकार की सच्चाई दिखा देंगे। जन विश्वास यात्रा उनके अध्यक्ष महोदय निकाल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। तो जनता में किस बात का विश्वास जगाना चाहते हैं? देखिए, ये तो हम भी ढूंढ रहे हैं ये हम भी ढूंढ रहे हैं कि भाई वो किस बात को लेकर जनता के बीच जाना चाह रहे हैं। वो केवल बार बार ये बोल रहे हैं नहीं भाजपा वाले बुरे, इनको खूब गाली दो, हमको सत्ता में ले आओ। तो ये तो जनता की समझ में नहीं आएगा। जनता के लिए वो क्या करेंगे, मुझे एक बिंदु बताइए जिस बात को लेकर कांग्रेस जमीन पर जा रही हो कि हम आपके लिए ये कर देंगे यदि हम सत्ता में आए। और यही स्वस्थ राजनीतिक परंपरा होती है कि आप वर्तमान सत्ता की आलोचना करें कि इनकी शॉर्टकमिंग्स हैं ये, और साथ साथ अपना विजन प्रस्तुत करें, हम आपको क्यों चुने। इसका जवाब जनता आज भी नहीं मिल पाई। लेकिन अगर मैं ये जवाब आपसे पूछूं कि जनता आपको फिर क्यों चुने? बहुत अच्छी बात कही आपने। इसके लिए आपको जाना होगा जब हमने पहली बार सरकार बनाई, क्योंकि हम लगातार बना रहे हैं, तो लगातार सरकार बनाने की वजह से नवीन जी भी थोड़े से थक जाते हैं कि रोज इन्हीं लोगों को हम सत्ता में देखते हैं। लेकिन हम अपना ऑडिट प्रस्तुत करते हैं नवीन जी। और आज की स्थिति में बताऊं मैं आपको, चलिए मोदी जी का ऑडिट में एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। उन्होंने 15 अगस्त को कहा था किले से 18,000 गांव बचे हैं जिनको इलेक्ट्रीफाइड होना है। आज आपको जानकर, आपको बताते हुए मुझे खुशी होगी कि पीयूष गोयल जी ने इस चीज को पब्लिक किया कि 6,000 प्लस गांव हो चुके हैं। तो ये ऑडिट हम देने के लिए तैयार हैं। जो सड़कें बना करती थी, कॉम्पिटेंसी है कि पहले क्या कहा था और हम कहां तक पहुंच गए। यही तरीका है भाई लोकतंत्र में। अच्छा, आप क्या मानक मानेंगे? जैसे बिजली है, पहले नहीं होती थी, आप भी जानते हैं, आप लोग रिपोर्ट करते थे। हम आए सत्ता में तो हमें लगता था कांग्रेस खूब मजबूती से ये कह रही है कि हमने जो 60 सालों में बोया है, अब जब वो पका है तो काट रहे हैं आप, और उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, चीजें बदल दी हैं। बात तो वही नवीन जी, मुझे ये कृषि प्रधान देश है। जी जी, आपने ग्वालियर चंबल में भी खूब काम किया है। मुझे ऐसी फसल बताना जो 60 साल के बाद फल देती है ऐसी कोई फसल होती है क्या? मतलब हम तो 10 साल में दे रहे हैं, वो 60 साल में बोलते हैं कि आप फल लगेंगे जी। मतलब वो हमेशा वादा करते रहे गरीबी हटेगी, गरीबी हटेगी, गरीबी जाएगी। तो उनके वादों पर 60 साल, आप सोचिए कितना धैर्य रखा देश ने। एक और बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उन्होंने एक वर्ग विशेष की पार्टी होने का बहुत बड़ा एक आवरण उन्होंने पहनाने की कोशिश की और लगातार पहनाते रहे, और टीकों को लेके खूब टीका टिप्पणी की। तो आपको क्या लगता है कि अभी जिस प्रकार से इस भ्रम को, मैं इसको भ्रम यूं कहूंगा कि लगातार जनता आपको चुन रही है, तो मेरे सामने तो ये भ्रम और मिथक ही प्रस्तुत हुआ है, लेकिन बार बार वो ये आज भी ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में धर्मनिरपेक्षता की पर्याय नहीं है, सहिष्णुता की पर्याय नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग विशेष की पार्टी है। तो कैसे इस छवि को आप खंडित करके वैश्विक पटल पर भारतीय जनता पार्टी को प्रस्तुत करें? बहुत अच्छी बात आपने कही। इसी को मैं बोलता हूँ फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन क्रिएट किया गया है, और कर सकता है कोई भी, हमारे विपक्षी हैं वो कह सकते हैं अरे नहीं साहब ये तो ये आ जाएंगे, तो अकाल आ जाएगा, ये आ जाएगा, बोला जा सकता है। तो अब इसका हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप तो वह 8 राज्य उठाइए, 12 राज्य उठाइए जहां प्रत्यक्ष में भी हैं नवीन जी, उनका ऑडिट करिए। यदि 24 घंटे बिजली की योजना भारत की धरती पर किसी राज्य से उठी है तो भाजपा शासित राज्य है।
यदि 0% ब्याज पर किसान को ऋण मिलना चाहिए, ये बात यदि किसी भी दशक में भारत में उठी है तो वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में उनके मुख्यमंत्रियों ने ली है। यदि इस धरती के ऊपर फसल बीमा योजना फसल आधारित हो, रेवेन्यू आधारित नहीं हो, नंबर एक, और नंबर दो, लोन की बीमित राशि का बीमा नहीं हो, वो किसका हो, चने का हो, गेहूं का हो, तो 70 साल बाद ये किसने बोला था, कर रोका था, ये आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने 7 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि को यदि 30 लाख हेक्टेयर कर दिया है, इसमें मुझे बताइए ना, कोई जादू नहीं है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिए, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि हमको काम करना है। आपके पास भी मौका था, आप 0 से 7 लाख तक आए, मान लिया, आपने 7 लाख में हमको दिया, हमने 10 साल में उसको 7 लाख से 30 लाख कर दिया, इसमें क्या बुराई है। आपने 0 से 2003 तक आपकी सरकारें मान ली, 47 से लेके, आपने यहां पर, हमारे एनर्जी डेफिशिएंट स्टेट हुआ करता था, आपको भी बहुत अच्छे से पता है, ऊर्जा की बहुत बुरी स्थिति थी, गांव में बिजली नहीं थी। आज हम एनर्जी सरप्लस स्टेट हो गए, हमको दर्जा है, उसका सर्टिफिकेशन है हमारे पास, तो ये हमने 10 साल में कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता बखूबी इन बातों को समझती है। ओला पाला आप सोचिए, छोटी सी चीज है, उसके लिए किसान के बेटे को मैदान में बैठना पड़ा, और मैं धन्यवाद दूंगा मनमोहन जी का कि उनका वो फैसला मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। भले ही उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी के आग्रह पर किया, पर ये बड़प्पन है उनका, क्योंकि उन्होंने तो फसल कभी देखी नहीं, वो तो असम से जहां से आते थे बेचारे वहां भी नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनका अधिकांश समय 10 जनपद सोनिया जी को फाइल लाने ले जाने में बीत जाता था। तो स्वाभाविक है वो खेत से भी दूर थे और वो गवर्नेंस से भी दूर थे, क्योंकि वो इन लोगों के 10 जनपद के जाल में उलझे हुए थे। लेकिन उन्होंने 70 साल बाद, 60 साल बाद ये फैसला होता है कि ओला पाला प्राकृतिक आपदा है, तो आप सोचिए कि जो लोग शासन करते थे उनकी संवेदनशीलता कितनी थी लोगों के प्रति। तो अब आप लोगों की इतनी मजबूत मात्रा में उपस्थिति से चीजें सामने आने लगी। संवेदनशीलता को तो नौटंकी करार दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी कुछ ज्यादा संवेदनशील हैं? उन्हें अति संवेदनशील लोगों की श्रेणी में भी रखा जाता है, रखा जा सकता है, और हाईली सेंसिटिव होना सत्ता के लिहाज से, सरकार के लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी अति सर्वत्र वर्जित। भारतीय जनता पार्टी ने इस परिभाषा को प्रस्तुत किया है, आप भी अपनी कसौटी पे कसिएगा इसको और कहिएगा बार बार। इस देश में विधायिका संवेदनशील होना चाहिए और कार्यपालिका कुशल होना चाहिए। यानी कि कार्य का कौशल किसके पास होना चाहिए? कार्यपालिका के पास होना चाहिए, और पॉलिटी के पास, जनप्रतिनिधियों के पास तो साहब संवेदनशीलता ही होना चाहिए। उनको दर्द देखकर शिवराज जी की तरह उनकी आंखें नम होना चाहिए। अब वो आंखें नम होने के पश्चात कार्यपालिका का ये तरीका है कि ऐसी परिस्थितियां ना बने, हम कैसे लोगों की मदद करें, क्योंकि यदि नेतृत्व संवेदनहीन हो जाएगा तो मैं समझता हूं लोकतंत्र की आत्मा सूख जाएगी। और अगेन, संवेदनशील नेतृत्व को भी आप कसौटी पर कसेंगे, सभी राज्यों को करिए। मैं तो चुनौती देता हूं, चुनौती भी नहीं देना चाहिए, जनता हम लोगों को अप्रूव करती है और आप लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छे से इस चीज को। लेकिन जैसे आप भाजपा शासित और कांग्रेस शासित दोनों राज्यों की तुलना करिए। आप जैसे किसानों के ब्याज की तुलना करिए, आप बिजली की उपलब्धता की तुलना करिए, नवाचारों की तुलना करिए, लाडली लक्ष्मी हो गया, कई सोशल सेक्टर की बात करें। मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के कई सौ उदाहरण हैं, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील छवि, मुख्यमंत्री की सहज छवि, एक आम आदमी की छवि, कहीं ना कहीं कार्यपालिका उनको गंभीरता से नहीं ले रही। अभी उन्होंने कहा कि अब मैं डंडा लेके निकलूंगा, और जब उन्होंने संवेदनशीलता के नाते ये वाक्य जिस परसेप्शन में बोले हैं बहुत सहज सुना जा सकता है, और जिस जगह बोले हैं बहुत सहज तरीके से समझा भी जा सकता है कि किन लोगों के बीच बोले, किस परिदृश्य में बोले, किस परिप्रेक्ष्य में बोले। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में उन्हें गढ़ा गया, समझाने की कोशिश हो रही है कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर प्रशासनिक, मुख्यमंत्री जी का दावा प्रशासन पर नहीं है, प्रशासनिक नियंत्रण मुख्यमंत्री जी के हाथों में नहीं है, प्रशासन बेकाबू है, प्रशासनिक अफसर बिल्कुल धींगा मस्ती कर रहे हैं। इस प्रकार का एक माहौल गढ़ा जा रहा है। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये अति संवेदनशील छवि को खंडित करने का जो प्रयास है, उससे कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा नुकसान नहीं हो सकता? देखिए, प्रशासनिक तंत्र में सुधार, उसको आज से बेहतर बनाना और सर्वोत्तम उत्तम की तरफ लेकर जाना, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, रोज की आवश्यकता है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यही प्रशासनिक अमला जब विधायिका के साथ कदम ताल करता है, तब किसानों के लिए हम 7 लाख से 30 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि कर पाते हैं। तब हम 24% या 20% प्लस कृषि की ग्रोथ रेट ले पाते हैं।
तब हम गरीबी को लेकर यदि बातचीत की जाए तो हम प्रति व्यक्ति आय को 3,000 से लेकर आज हम 33,000 तक लेकर आए हैं। तो ये 13,000 से 33,000 तक हम लेकर आए। तो ये चीज बिना प्रशासनिक अमले के सहयोग से संभव नहीं होती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रशासनिक अमले में चुनौतियां नहीं हैं। तो उन चुनौतियों को प्रशासनिक मुखिया होने के नाते एड्रेस करना और प्रशासन के जो अच्छे अफसर हैं, अच्छी भावना है, उसको साथ लेकर नई स्कीम का सृजन करना और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना, यही हम एक युक्त तरीके से करते हैं। इसलिए चुने जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, चूंकि संगठन और सरकार के परिप्रेक्ष्य को जिस प्रकार से आपने मध्य प्रदेश के पटल पर रेखांकित किया, चित्रित किया, वो निश्चित रूप से अनूठा ही रहा है। अब आप संगठन से सत्ता में आ गए, उस सोच को, उस परिप्रेक्ष्य को अब आपको प्रैक्टिकली करने की एक चुनौती भी मिली है और अपॉर्चुनिटी भी है। तो इस विभाग के लिए जो सीधा नागरिकों से जुड़ा हुआ है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, तो इसको लेकर आपकी क्या विशेष सोच है? कैसे अपने इस स्वप्न को आप साकार करना चाहते हैं? देखिए, मेरी शुरुआत में एक स्टेप और पीछे जाना होगा। मैं शासकीय सर्विसेज में भी रहा हूँ। तो मैंने पहले शासकीय सेवक के रूप में, गजेटेड ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। फिर उसको छोड़कर मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया। फिर राजनीतिक क्षेत्र ने मुझे अपने प्रतिनिधित्व के रूप में प्रशासन में भेजा है। तो ये बहुत समझने वाली बात है। और यहाँ पर लोगों की जन अपेक्षाएं, जो आपने बात कही है, वो जन अपेक्षाएं जब नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से किसानों के घर तक पहुंचेंगी तो ही वहां पर हमारे जैसे लोगों के होने का कोई अर्थ है। शिवराज सिंह चौहान जी की एक लाइन साहब हमने ध्येय वाक्य के रूप में पकड़ी है, क्योंकि मैं सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। उनका सपना है कि खेती लाभकारी धंधा बने, और हम इसको करने में अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं। नागरिक आपूर्ति निगम में हमने एकमात्र लक्ष्य इसको रखा है कि हम कैसे एक और सब्सिडी की जो राशि है सरकार की, जो वजन है, उसको कम करें, और दूसरी ओर हम 1400 रुपए से गेहूं को बढ़ाकर 1600 कैसे किसान को दें। और ये दोनों काम संभव है। अभी मैं बहुत खुलासे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बाधाएं बनकर हमारे रास्ते में आएंगे, पर मैं उस पर काम कर रहा हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम कोशिश ये करेंगे कि फिर एक नई लकीर इस माध्यम से खींचेंगे और 29 राज्यों में आपको मध्य प्रदेश फिर अग्रणी भूमिका इस दिशा में अदा करते नजर आए। मेरी शुभकामनाएं। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। रोचक दौर में चर्चा से हटने का कहीं भी मन नहीं कर रहा है, और निश्चित रूप से मैं ये खुलासा प्रैक्टिकली ही प्रदेश की जनता जाने तो बहुत बेहतर है। तो बर्फ के पर्वत पिघलते जाएंगे, काम करिए, हल निकलते जाएंगे। मुश्किलों में अवसरों में मुश्किलें मत देखिए, हाथ से अवसर निकलते जाएंगे, और मुश्किलों में देखिए अवसर, नए रास्ते को आप बनते जाएंगे। खेती को लाभ का धंधा बनाना है, मुख्यमंत्री जी कहते थे। नागरिक आपूर्ति निगम के वर्तमान अध्यक्ष हितेश वाजपेयी साहब का ये सपना है, और इसको साकार करने की हर संभव कोशिश करेंगे। हमारी उनको शुभकामनाएं। हर पहलू पे आपने खूब समग्र बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। IID न्यूज़ का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।